चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 6 महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आपको चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5 हम करवा दिए हैं। लास्ट चैप्टर ये आपका है बचा हुआ, और लास्ट चैप्टर भी आपको हम आज बता देंगे। आज अगर कंप्लीट होता है तो ठीक है, नहीं तो अगले वीडियो जरूर बताएंगे। हाँ, और याद रखिएगा आपके लिए 70 प्रश्न हम जो है निकाल के रखे हैं, छाट कर क्वेश्चन बैंक बीवीडी है ना, और मॉडल पेपर से 70 क्वेश्चन को हम सोल्व करवाएंगे, 70 क्वेश्चनों को हम बताएंगे। ठीक है, आपके पढ़ाई को मजबूत करना है, फिजिक्स में आपको डर एकदम नहीं लगेगा। 70 क्वेश्चन आपके लिए लाएंगे 6 चैप्टर खत्म होने के बाद। उसके बाद हम जो है 70 क्वेश्चन को जरूर करवाएंगे। ठीक है, चलिए उसके पहले हम क्वेश्चन नंबर पहला आपका है, नाभिकीय संलयन से आप क्या समझते हैं, उदाहरण दे। कौन सा क्वेश्चन है? तो नाभिकीय संलयन से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित समझाएं। देखिए क्या बोला है कि नाभिकीय संलयन को तो आप समझाइए, लेकिन उदाहरण सहित आप समझाइए। ठीक है, तो चलिए आपको हम बताते हैं। नाभिकीय संलयन में अति उच्च ताप पर दो हल्के नाभिक एक भारी नाभिक बनाने के लिए संयोग करते हैं और साथ में विशाल ऊर्जा निर्मित होती है। संलयन के लिए नाभिकों को अति उच्च वेग के साथ एक दूसरे के पास पहुंचाना चाहिए, ताकि वे विद्युत प्रतिकर्षण को जीत सके और करीब 10⁻⁻15 मीटर के भीतर आ पाए। जैसे में दिया है, एग्जाम्पल में, उदाहरण में दिया है। देखिए आपको समझाएंगे, प्रश्न अभी नहीं सोचे कि नहीं समझाएंगे। एक दिन में अगर हम 5 प्रश्न करवाएंगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समझाएंगे आपको डिटेल से। उदाहरण में देखिए आपका क्या दिया हुआ है। उदाहरण को याद रखिएगा, एक उदाहरण पूछता है 2H into 3He प्लस Na प्लस n और कुछ नहीं। चलिए ये आपका क्या है, ये आपका उदाहरण है। चलिए समझते हैं नाभिकीय संलयन के बारे में। कहा जा रहा है कि नाभिकीय संलयन में अति उच्च ताप, नाभिकीय संलयन में कितना ताप दिया जाता है? तो अति उच्च ताप पर दो हल्के नाभिक कैसा होता है? नाभिक हल्का होता है। नाभिक कैसा होता है? तो हल्का नाभिक होता है। याद रखिएगा, नाभिकीय संलयन में अति उच्च ताप पर दो हल्के नाभिक एक भारी नाभिक बनाने के लिए कहा गया है कि दो हल्के नाभिक को मिलाकर, मान लीजिए कि ये नाभिक है, ये एक नाभिक है और ये एक नाभिक है, दो हल्के नाभिक है। इन दोनों नाभिकों को मिलाकर एक भारी नाभिक बनाने के लिए, कहने मतलब यह है कि आप देखिए भी होंगे कि कोई चीज जो है, मान लिया जाए कि एक बोतल है, एक बोतल में मान लिया जाए कि एक बोतल में 1 लीटर पानी आता है, 1 लीटर पानी आता है, लेकिन आप उसमें जो है 500 ml आप पानी आता है, तो वो बोतल कैसा होगा? हल्का होगा। आप जब इसमें 500 ml और डाल दीजिएगा तो ये क्या होगा? थोड़ा सा जो है भारी हो जाएगा उसकी तुलना में। उसी प्रकार दो हल्का नाभिक है, दो कैसा नाभिक है? तो दो हल्का नाभिक है, और दोनों हल्के नाभिक को जब मिला दिया जाता है, तो एक भारी नाभिक का निर्माण होता है। एक कैसा नाभिक का निर्माण होता है? तो एक भारी नाभिक का निर्माण होता है और साथ में विशाल ऊर्जा नियुक्त करता है। तो क्या होगा? जब दोनों ये मिल जाएगा, जब ये दोनों आपस में मिलेगा तो एक बड़ा नाभिक बनेगा, और जब बड़ा नाभिक बनेगा तो इससे क्या होगा? विशाल ऊर्जा निकलेगा। इससे क्या निकलेगा? तो विशाल ऊर्जा निकलेगा। इससे क्या निकलेगा? इससे विशाल ऊर्जा निकलेगा। संलयन के लिए नाभिकी को अति उच्च वेग के साथ एक दूसरे के पास पहुंचाना चाहिए, ताकि वे विद्युत प्रतिकर्षण को जीत सके और करीब 10⁻⁻15 मीटर के भीतर आ पाए। देखिए ये सभी कुछ दिमाग में नहीं रखिएगा। क्या याद रखिएगा? सिर्फ याद रखिएगा कि नाभिकीय संलयन से आप क्या समझते हैं, ये पूछा गया। तो आप लिखिएगा कि नाभिकीय संलयन से हम यह समझते हैं कि जब नाभिकीय संलयन में अति उच्च विभव, यही याद रखिएगा, अति उच्च विभव पर जब दो हल्के नाभिक को आपस में जब मिला दिया जाता है, जब दो हल्के नाभिक को आपस में मिला दिया जाता है तो एक बड़ा नाभिक का निर्माण होता है, और जब बड़ा नाभिक का निर्माण होता है तो इससे निकलने वाली ऊर्जा बहुत ही पर्याप्त मात्रा में निकलता है। इसी को नाभिकीय संलयन कहते हैं। ठीक है, ज्यादा माथा मत मारिए। ठीक है,
चलिए उतना दिमाग मत लगाइए और एक एग्जाम्पल आप जो है याद कर लीजिएगा। कहाँ से आया नहीं आया है आपको इससे दिमाग नहीं लगाइएगा, सिर्फ एक उदाहरण याद रखिएगा, क्योंकि उदाहरण एगो पूछ दिया जाता है, बिना उदाहरण का प्रश्न आपको ये नहीं देगा। ठीक है, नाभिकीय संलयन में पहला प्रश्न सॉल्व हो गया। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको जरूर समझ आया होगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको याद रखिएगा। चल नाभिकीय संलयन समझ आ गया। नाभिकीय संलयन किसे कहेंगे? तो दो हल्के नाभिक को मिलाकर अति उच्च विभव पर दो हल्के नाभिक को जब मिला दिया जाता है तो बड़े नाभिक का निर्माण होता है। तो जब बड़े नाभिक का निर्माण होगा तो उससे जो है बहुत ज्यादा ऊर्जा निकलेगा, बहुत ही ज्यादा ऊर्जा निकलेगा। उसी को क्या कहते हैं? उसी को नाभिकीय संलयन कहते हैं। कितना जल्दी समझा दिए। चलिए इसी प्रकार समझना है। सेकंड नंबर प्रश्न आपका क्या है, चलिए देखते हैं। सेकंड नंबर आपका प्रश्न है, नाभिकीय ऊर्जा किसे कहते हैं? नाभिकीय ऊर्जा किसे कहते हैं? दो ऊर्जा स्रोतों के नाम लिखे। इसमें उसमें पूछा था नाभिकीय संलयन, और इसमें पूछा कि नाभिकीय ऊर्जा किसे कहते हैं? दो ऊर्जा स्रोतों के नाम लिखे, है ना। नाभिकीय ऊर्जा किसे कहते हैं? दो ऊर्जा स्रोतों के नाम लिखे। तो क्या लिखेगा? नाभिकीय अभिक्रियाओं अर्थात नाभिकीय विखंडन तथा नाभिकीय संलयन के फलस्वरूप प्राप्त ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, उदाहरण क्या आपका है? सूर्य और कोयला। ठीक है, हम भी पढ़ दिए हैं, आप भी पढ़ दिए होंगे, लेकिन समझ नहीं आया होगा। आप माथा मार रहे होंगे, यही कर रहे होंगे, नहीं समझ आया होगा, किताब को फेंके होंगे, लेकिन किताब को फेंकना नहीं है, समझना। समझिए क्या होता है नाभिकीय ऊर्जा। बहुत बढ़िया प्रश्न है। नाभिकीय ऊर्जा समझना है। नाभिकीय ऊर्जा समझिए। नाभिकीय अभिक्रिया अर्थात नाभिकीय विखंडन तथा नाभिकीय संलयन। समझिएगा क्या कहा जा रहा है कि नाभिकीय ऊर्जा किसे कहते हैं? दो ऊर्जा स्रोतों के नाम लिखे। दो ऊर्जा स्रोतों के नाम लिखे तो लिखिएगा नाभिकीय विखंडन। बोलिएगा नाभिकीय विखंडन, बोलिए नाभिकीय संलयन। अभी नाभिकीय संलयन पढ़ा दिए थे, याद रखिएगा। देखिए कैसा आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नाभिकीय संलयन अर्थात, यहां लिख दीजिएगा अर्थात, लिख दीजिएगा अर्थात नाभिकीय विखंडन नाभिकीय संलयन अर्थात नाभिकीय विखंडन से प्राप्त ऊर्जा को ही क्या कहते हैं? तो नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। कितना जल्दी सॉल्व कर दिए। सुनिएगा फिर समझाते हैं, फिर समझिएगा। ठीक है, समझिए। नाभिकीय संलयन अर्थात नाभिकीय विखंडन से प्राप्त ऊर्जा को ही क्या कहते हैं? तो नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। कितना आसान है, सिर्फ बोलिएगा नाभिकीय विखंडन तथा नाभिकीय संलयन से प्राप्त ऊर्जा को ही नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। खत्म हो गया। हाँ, आपको समझ आया कि नहीं आया? नहीं आया फिर समझाते, फिर समझिए। नाभिकीय संलयन तथा नाभिकीय विखंडन से प्राप्त ऊर्जा को ही नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। और उदाहरण क्या दीजिएगा? आपको नहीं मालूम है क्या क्या चीज से ऊर्जा निकलता है, क्या क्या चीजों से उष्मा निकलता है? सूर्य से उष्मा आपको मिलता है कि नहीं मिलता है? सूर्य से कोयला से मिलता है कि नहीं मिलता है? कोयला से मिलता है। लिख दीजिए ना, लिखिए सूर्य, लिखिए सूर्य कोयला इत्यादि। कल उतना माथा मारिएगा, ज्यादा कल उदाहरण दीजिएगा, दो उदाहरण दीजिए, काम हो जाएगा। चलिए, आशा करते हैं आपको ये प्रश्न आपको बहुत ही जबरदस्त समझ आया होगा, और नहीं आया है तो फिर भी ठीक है। चलिए, जब इतना समझाने के बावजूद न समझ आए तो क्या किया जाए। चलिए, उसके बाद हम ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की ओर क्यों ध्यान दे रहे हैं? क्वेश्चन पूछा गया है कि हम ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की ओर क्यों ध्यान दे रहे हैं, है ना। आपका ये प्रश्न है, आपके बोर्ड एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है, और यही प्रश्न को इसलिए हम लाए हैं। सुनिएगा, 2019 में ये क्वेश्चन पूछा, 2019 में पूछा है, 2018 में पूछा है। क्या मेरे दोस्त आप बताइए, 2019 के बाद पूछा है? 20 ने पूछा है, 21 ने पूछा है, 22 ने पूछा है, 23 ने पूछा है। क्या ये प्रश्न घुरा सकता है? घुरा सकता है। क्यों घुरा सकता है? क्योंकि ये 4 साल 5 साल लगातार नहीं पूछा है, तो ये प्रश्न घुरा देगा। और 2024 में प्रश्न पूछ देगा तो क्या कीजिएगा? अगर पूछ दे तो क्या कीजिएगा ये प्रश्न को? तो इसीलिए याद कर लीजिए।
ठीक है, चलिए बताते हैं, रखिएगा ना, समझिएगा। हम ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की ओर क्यों ध्यान दे रहे हैं? ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की ओर क्यों ध्यान दे रहे हैं? तो पृथ्वी में कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस तथा यूरेनियम जैसे ईंधनों के ज्ञात भंडार बहुत ही सीमित है। यदि इसी दर से उनका उपयोग होता रहा तो वे शीघ्र समाप्त हो जाएंगे। इसलिए हम ऊर्जा संकट से निपटने के लिए वैकल्पिक स्रोतों की ओर ध्यान दे रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की ओर क्यों आप ध्यान दे रहे हैं? आप इसलिए ध्यान दे रहे हैं कि अगर हम कोयला का यूज करेंगे, अगर हम पेट्रोल का यूज करेंगे, अगर हम डीजल पे खाना बनाएंगे, है ना, डीजल वगैरह पर जो है करके बनाएंगे, खाना बनाएंगे, लकड़ी पे खाना बनाएंगे, तो ये क्या होगा? तो ये अनवीकरणीय संसाधन है। आपको भी मालूम होगा, भूगोल में पढ़े भी होंगे, ये चैप्टर भी आप पढ़े होंगे, है ना। तो ये सभी क्या है? तो ये सभी एक समय ना एक समय आकर जो ये खत्म हो जाएगा, एक समय ना एक समय ये खत्म हो जाएगा, ज्यादा यूज करने लगेंगे। इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं? तो ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की ओर ध्यान दे रहे हैं, ताकि सांप भी मर जाए और लाठी भी नहीं टूटे। कहने मतलब यह है वैकल्पिक स्रोत भी बच जाए और नवीकरणीय संसाधन का भी कम यूज हो, है ना। इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं? तो वैकल्पिक स्रोतों की ओर हम लोग क्या कर रहे हैं? तो ध्यान दे रहे हैं। आगे समझ में फिर समझाते हैं। कहने मतलब यह है कि हम लोग जो है ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की ओर क्यों ध्यान दे रहे हैं? तो इसलिए हम ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की ओर ध्यान दे रहे हैं ताकि हम लोगों को मालूम है कि कोयला जो होता है, कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, प्राकृतिक गैसें हो गई, ये सभी क्या है? तो ये सभी अनवीकरणीय संसाधन है। आप लोगों को भी मालूम होगा कि ये सभी अनवीकरणीय संसाधन है। अगर हम लोग ज्यादा यूज करने लगेंगे इन सभी संसाधनों को तो आने वाले समय में ये संसाधन क्या होगा? तो खत्म हो जाएगा, लुप्त हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग इन सभी संसाधनों को बचा रहे हैं, कम यूज कर रहे हैं और वैकल्पिक स्रोतों की ओर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, है ना। वैकल्पिक स्रोतों की ओर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए हम जो है वैकल्पिक स्रोतों की ओर ध्यान हम लोग ज्यादा दे रहे हैं ताकि कोयला भी बच जाए, पेट्रोलियम भी बच जाए, प्राकृतिक गैसें भी बच जाए, है ना, सांप भी मर जाए और लाठी भी नहीं टूटे, दोनों काम हो जाएगा। तो इसलिए हम जो ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की ओर ध्यान दे रहे हैं। चलिए सॉल्व हो गया। चौथा नंबर प्रश्न, हाँ, चौथा नंबर प्रश्न आपका है, जीवाश्मी ईंधन किसे कहते हैं? जीवाश्मी ईंधन किसे कहते हैं? जीवाश्मी ईंधन की क्या क्या हानियां हैं? क्या आप अगर भूगोल पढ़े होंगे, क्या जीवाश्म ईंधन के बारे में नहीं पढ़े होंगे? क्या क्या हानियां नहीं पढ़े होंगे? जीवाश्म ईंधन के बारे में नहीं पढ़े, कोयला के बारे में नहीं पढ़े, पेट्रोलियम के बारे में नहीं पढ़े, कोयला कैसे बनता नहीं पढ़े हैं, है ना। बशर्ते आपको याद करने की जरूरत है कि आप माइंड को घुराइए, है ना, रीसेट कीजिए उसको, है ना। जो आपका कचरा भरा है उसको रीसेट मारिए, डिलीट मारिए उसको। और सुनिए यहाँ से, जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं? वह दहनशील पदार्थ जो पेड़ पौधे तथा जानवर के अवशेष से प्राप्त, जो लाखों वर्ष पूर्व पृथ्वी की गहराई में दब गए थे और उनसे प्राप्त ईंधन को ही जीवाश्म ईंधन कहते हैं। क्या आपको हमने समझाए थे? आपको हम समझाए थे कि जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं? जो जीव जंतुओं से बने उसे जीवाश्म ईंधन कहते हैं। अरे कितना हल्का है, हल्का कितना है कि जीवाश्म ईंधन, समझिएगा, याद करने का ट्रिक है। यार ये ट्रिक क्या होता है? कोई ट्रिक नहीं, सुनिएगा यहाँ, जीवाश्म ईंधन, कौन सा ईंधन कर रहा है? तो जीवाश्मी ईंधन। हम आपको पढ़ाए थे, भूगोल में भी पढ़ाए थे जीवाश्मी ईंधन के बारे में। देखिए, जीवाश्म, जीव मतलब जो जीव जंतु से प्राप्त ईंधनों को ही जीवाश्म ईंधन कहते हैं। कहने मतलब यह है कि लाखों वर्ष तक जो है जीव जंतु, पेड़ पौधे, है ना, ये सभी जो है चट्टानों के नीचे दबे कुचले रहते हैं। और उसके बाद जब इसकी खनाई होती है, जो है इसकी खनाई होती है, तो वहां से क्या निकलता है? तो वहां से जो है क्या निकलता है? तो वहां से कोयला निकलता है ना, कोयला निकलता है, पेट्रोल निकलता है, डीजल निकलता है। उसी को क्या कहते हैं? उसी को जीवाश्म ईंधन कहते हैं, जो कि जीव जंतु पेड़ पौधे से बनते हैं, उसी को जीवाश्म ईंधन कहते हैं। कितना हल्का है जीवाश्म ईंधन, कितना हल्का है, समझा दिए थे। चलिए, और उसके बाद पूछा है कि हानियां क्या है? क्या पूछा है? हानियां पूछा है। तो जलने से पर्यावरण प्रदूषित नहीं होगा। क्या आपको नहीं मालूम है? लकड़ी जलाइएगा
क्या पर्यावरण प्रदूषित नहीं होगा? पर्यावरण प्रदूषित होगा, पर्यावरण प्रदूषित होगा। कोयला जलाइएगा, क्या उससे हानियां नहीं होगी? पेट्रोल, आप गाड़ी वगैरह में पेट्रोल यूज कीजिएगा, क्या उससे प्रदूषण नहीं होगा? प्रदूषण होगा ना। इसलिए प्रदूषण को रोकने के लिए जो है अभी क्या निकला है? बैटरी वाला गाड़ी निकाला है ना, बैटरी वाला गाड़ी निकाला है ताकि प्रदूषित कम हो। तो पेट्रोल कहां से निकला है? तो पेट्रोल भी जीवाश्म ईंधन से प्राप्त हुआ है। पेट्रोल कहां से प्राप्त हुआ है? तो जीवाश्म ईंधन से ही प्राप्त हुआ है। आगे समझ में? तो इनसे क्या हो सकता है? तो वायु प्रदूषित हो सकता है। जीवाश्म ईंधन से वायु प्रदूषित हो सकता है। पहला आप लिख दिए, पहला आप जो है लिख दिए। उतना लिखने लगेंगे तो समय खत्म हो जाएगा, ठीक है? तो समझिए, लिख लीजिएगा आप भी। तो पहला क्या लिखिएगा कि जीवाश्म ईंधन से जो है, जीवाश्म ईंधन को जलाने के बाद जो है पर्यावरण प्रदूषित होता है। पहला हानियां हो गया। करीब से करीब दो हानि आप जरूर लिखिएगा, 2 से 3 हानि। अगर बहुत आप जानते हैं, बहुत ब्रिलियंट है तो बहुत नहीं लिखना है। वहां ब्रिलियंट का जरूरत नहीं है, वहां स्मार्ट वर्क का जरूरत है ना, वहां हार्ड वर्क का जरूरत नहीं है। वहां जो है आप बहुत बड़ा जीनियस है, वहां जीनियस की काम नहीं चलता, बहुत बड़ा बुद्धिमान का जरूरत नहीं होता है। वहां जरूरत यह होता है कि आपका कॉपी में कितना लिखा हुआ है। ज्यादा लिखने से भी कुछ ना होता है। आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का प्रश्न पूछा है तो क्या हमको जो है जरूरत है कि 1 पेज में लिख देना है ना। समय बचाइएगा, समय इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद दूसरा देखिए, दूसरा हानियां क्या है? दूसरा हानियां लिखिएगा, जलने से CO2 निकलता है जिससे ग्रीन हाउस पर प्रभाव पड़ता है। क्या जलेगा? तक जब आप लकड़ी जलाइएगा, जब आप जो है वाहन में पेट्रोलियम यूज कीजिएगा, क्या ऑक्सीजन निकलेगा? गाड़ी से ऑक्सीजन निकलेगा? क्या लकड़ी जलाइएगा, क्या ऑक्सीजन निकलेगा? CO2 निकलेगा, जो कि पर्यावरण को प्रदूषित करेगा। पर्यावरण को जो कि CO2 निकलेगा और ग्रीन हाउस को क्या करेगा? ग्रीन हाउस पर इफेक्ट डालेगा, प्रभाव डालेगा। किसके ऊपर? तो ग्रीन हाउस के ऊपर। समझ आ गया? जो CO2 गैस निकलेगा। तो क्या लिखेगा कि जीवाश्म ईंधन को जलाने के बाद क्या निकलता है? CO2 गैस निकलता है, जो कि क्या करता है? जो कि जो है आपका ग्रीन हाउस पर क्या करता है? तो प्रभाव डालता है। दूसरा हो गया। चलिए, इससे ज्यादा ब्रिलियंट है तो एक आगे याद और कर लीजिए। चलिए, उसके बाद जलने से उत्पन्न अवयवों से अम्लीय वर्षा होती है, जबकि असमाप्त स्रोत और नवीकरणीय है। कहने का मतलब क्या है? कहा गया कि जलने के बाद क्या होता है? तो जलने के बाद जो अम्लीय वर्षा होता है, जब जीवाश्म ईंधन को जलाया जाता है तो क्या होता है? तो अम्लीय वर्षा होती है। क्या होती है? अम्लीय वर्षा होती है, ठीक है, अम्लीय वर्षा होती है। जबकि असमाप्त स्रोत और नवीकरणीय हमको भी मालूम है कि लकड़ी, कोयला, ये सब क्या नवीकरणीय संसाधन है। इन सभी को जलाने के बाद क्या होता है? जब कार्बन डाइऑक्साइड जाता है, ऊपर जाता है, तरह तरह की जो है धूल जो होती है, तो उसके बाद क्या होता है? इससे क्या होता है? बारिश होती है। इससे क्या होती है? तो अम्लीय वर्षा होती है। बारिश ही नहीं होती है बल्कि अम्लीय वर्षा होती है। कौन सी वर्षा होती है? अम्लीय वर्षा। कभी कोई पूछ दिया जाता है, अम्लीय वर्षा होती है। आगे सुनिए। चलिए, पांचवा नंबर प्रश्न। पांचवा नंबर प्रश्न आपका है, पांचवा नंबर आपका प्रश्न है कि जीवाश्म ईंधन किस प्रकार बने थे? क्या अभी आपको इससे पहले नहीं बताए थे कि जीवाश्म ईंधन कैसे बनता है? बताए थे कि नहीं बताए थे? बताए थे ना। तो बताए तो आप लिख लीजिएगा कि जीवाश्म ईंधन कैसे बनता है। तो पेड़ पौधे जीव जंतु लाखों वर्ष तक जो है चट्टानों के नीचे दबे रहते हैं। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद जो है क्या होता है? तो उसके बाद आपका जो है क्या होता है? तो जीवाश्म ईंधन से बनने वाले तरह तरह के जो है ईंधन प्राप्त होते हैं, जैसे पेट्रोलियम, कोयला, डीजल, ये सभी प्राप्त होता है। इसी को जो जीवाश्म ईंधन का, यही जीवाश्म ईंधन के बनने के क्या है? तो यही जीवाश्म ईंधन बनने की प्रक्रिया है। आपसे पूछ दिया बोर्ड एग्जाम कि जीवाश्म ईंधन कैसे बनता है, तो अब लिख दीजिएगा कि पेड़ पौधे जीव जंतु लाखों वर्ष तक दबे कुचले रहते हैं, जिसके कारण जो है जीवाश्म ईंधन का जो है निर्माण होता है। खत्म कहानी। फालतू इसमें दिमाग क्या इतना लगाएगा, ढेर माथा मत मारिए इसमें। चलिए, 6 नंबर प्रश्न। आदर्श ईंधन क्या है? आदर्श ईंधन क्या है? इनकी विशेषताएं लिखे। कौन सा ईंधन पूछा है? आदर्श ईंधन। सारा प्रश्न इंपॉर्टेंट है बाबू, याद रखिएगा। आदर्श ईंधन क्या है, इसके बारे में पूछा है। कौन सा ईंधन के बारे में? तो आदर्श ईंधन के बारे में आपसे पूछा गया है, ठीक है। चलिए समझिएगा, आदर्श ईंधन बहुत साल पूछा है, ये भी प्रश्न पूछा है कि आदर्श ईंधन किसे कहेंगे? सुनिएगा,
जिस ईंधन का ऊष्मीयमान अधिक हो तथा तथा धुआं रहित हो उसे आदर्श ईंधन कहते हैं। आदर्श, बहुत को आप देखेंगे अपने बच्चा का नाम रखता है आदर्श, है ना। भले वो जो है, आप समझ गए होंगे हम क्या बोलने वाले हैं, तो होशियार के इशारा काफी है। भले हुआ कुछ भी हो, लेकिन आदर्श, आदर्श मतलब होता है, आदर्श मतलब होता है एकदम सीधा साधा लड़का, है ना, सीधा साधा व्यक्ति, है ना। तो सीधा हो या टेढ़ा हो, लेकिन नाम भी क्या है, आदर्श, है ना। अब बहुत का नाम देखेंगे फूल कुमारी, है ना, भले वो फूल की तरह नाम, फूल कुमारी नाम हो जाता है। उसी प्रकार आदर्श, आपको याद करने का ट्रिक बता रहे हैं, ठीक है, कोई मजाक नहीं हो रहा है। आदर्श, आदर्श, आदर्श मतलब जो है बढ़िया, जो है ना, जो कि बढ़िया हो, जो कि किसी के ऊपर प्रभाव ना डाले, किसी के ऊपर प्रभाव ना डाले, है ना, सीधा साधा व्यक्ति। तो उसी प्रकार याद रखिएगा, आदर्श ईंधन किसे कहेंगे, जिसका ऊष्मीयमान बहुत ही अधिक हो, ऊष्मीयमान बहुत ही अधिक हो। ऊष्मीयमान मतलब समझते हैं, समझे, आदर्श ईंधन आप समझाते हैं। ऊष्मीयमान समझिएगा, ये आपको केमिस्ट्री में पढ़ने के लिए मिलेगा, समझिए। ऊष्मीयमान, ऊष्मीयमान मतलब होता है जो ऊष्मीयमान आदर्श ईंधन का ऊष्मीयमान अधिक होता है। क्यों अधिक होता है? आदर्श ईंधन ऊष्मीयमान, मान लीजिए कागज को आप जलाएगा तुरंत जल जाएगा। कागज को आप मान लिया जाए कि यह कागज है, चलिए आपको दिखाते हैं। मान लीजिए यह कागज, आपके पास भी कागज, मान लीजिए कि यह सब कागज है, इसको जलाइएगा तुरंत जल जाएगा। समझिएगा जो हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं, इसको आप जलाइएगा तो तुरंत जल जाएगा, ठीक है, जल जाएगा भाई। अब हम करते हैं क्या, इसको पानी डाल देते हैं, पानी में जो है दे देते हैं, और पानी में दे के वो निकालते हैं, और उसके बाद आप जलाइए तो देखेंगे तुरंत जल जाएगा। नहीं जलेगा। क्यों नहीं जलेगा? समझिएगा क्यों नहीं जलेगा। क्योंकि ऊष्मीयमान कम हो गया है, ऊष्मीयमान कम हो गया है। और जब इस पर माचिस मारेंगे तो ऊष्मीयमान जब तक इसका नहीं बढ़ेगा, जब तक ये सूखेगा नहीं, जब तक ये सूखेगा नहीं, तब तक वो जलेगा नहीं। ठीक है, आगे समझ में। इसलिए देखेंगे भीगा हुआ लकड़ी जल्दी नहीं जलता। क्यों नहीं जलता? क्योंकि उसका ऊष्मीयमान कम हो जाता है। और जब उसका पानी सूख जाता है तो उसका ऊष्मीयमान बढ़ जाता है और तुरंत पकड़ लेता है, उसमें आग पकड़ लेता है। आगे समझ में अब। इसलिए आदर्श ईंधन किसे कहेंगे? जिसका ऊष्मीयमान अधिक होता है उसी को आदर्श ईंधन कहते हैं। कितना बढ़िया समझा दिए, इतना एग्जाम्पल मार के। आदर्श ईंधन किसे कहेंगे? पूछा गया क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन है, छोटा पेक बड़ा धमाका। ठीक है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, याद रखिएगा। आदर्श ईंधन किसे कहेंगे तो लिखिएगा, आदर्श ईंधन वैसे ईंधन को कहते हैं जिसका ऊष्मीयमान अधिक होता है, उसी को आदर्श ईंधन कहते हैं। आगे समझ में। आप पूछा विशेषता इसका क्या है, विशेषता आपको नहीं मालूम है, लिख दीजिएगा कि आदर्श ईंधन का जो है ऊष्मीयमान अधिक होने के कारण यह अच्छा ईंधन होता है, यह अच्छा ईंधन होता है। पहला विशेषता लिख दिए। दूसरा विशेषता लिखिएगा, जो सस्ता था आसानी से उपलब्ध हो, जो सस्ता और आसानी से उपलब्ध हो उसी को आदर्श ईंधन कहेंगे। आदर्श ईंधन कहेंगे नहीं, बल्कि आदर्श ईंधन का प्रकार है, समझिएगा। अब प्रकार पे आते हैं। हाँ, जब प्रकार लिखने लगिएगा तो उसमें लिखिएगा प्रकाश कैसे लिखिएगा, प्रकार कैसे लिखिएगा आदर्श ईंधन का निम्नलिखित प्रकार है। ये चीज तो आपको लिखना है, हर हाल में लिखना है। ठीक है, ये आप काट मान लीजिए। चलिए पहला विशेषताएं लिखिएगा। पहला विशेषताएं लिखिएगा, क्या लिखिएगा? पहला विशेषता जिसका ऊष्मीयमान ज्यादा, अभी बताए थे। आदर्श ईंधन किसे कहेंगे? लिखिएगा जिसका क्या हो, जिसका ऊष्मीयमान अधिक हो। जिसका ऊष्मीयमान क्या हो? तो ऊष्मीयमान अधिक हो, उसको क्या कहेंगे? आदर्श ईंधन कहेंगे। पहला विशेषता हो गया, लिखिएगा ऊष्मीयमान अधिक हो, पहला हो गया। दूसरा लिखिएगा जो सस्ता तथा आसानी से मिल जाए, जो सस्ता और आसानी से मिल जाए उसी को क्या कहेंगे? उसी को आदर्श ईंधन का प्रकार कहेंगे। दूसरा प्रकार में लिख दीजिएगा, क्या लिखिएगा? दूसरा प्रकार क्या लिखिएगा? जो सस्ता और आसानी से मिल जाए, जो सस्ता और आसानी से मिल जाए उसी को आदर्श ईंधन कहेंगे। ठीक है, उसके बाद लिखिएगा जो जलने में सुगम हो, जो जलने में सुगम हो। इसका सुगम मतलब समझे, जो जलने में सुगम हो, सुगम मतलब समझे, जो आसानी से जल जाए, जो तुरंत जल जाए उसी को आदर्श ईंधन कहेंगे। तो जो जलने में सुगम हो। अगर आपको सुगम नहीं समझ आ रहा है तो सीधा लिखिएगा क्या? जो जलने में आसानी हो, जिसे जलाने में आसानी हो, जो जलने में आसानी हो, जो आपको सुविधा है वही लिख दीजिएगा। क्या देखो, हमारा यही लिखना है और वर्ड मीनिंग नहीं है मेरे पास, कुछ भी लिख दीजिएगा। हिंदी में तो बिहारी ऐसा तेज रहता है, कुछ से कुछ लिख देता है। लिख दीजिएगा जिसका जो है जो जल्दी से जल जाए, जो जल्दी जल जाए, ये भी लिख दीजिएगा, जो जल्दी जल जाए। ठीक है, ये भी लिख दीजिएगा, सब चल जाएगा। चलिए, हो गया। 3 विशेषताएं बहुत है। 2 नंबर के प्रश्न है बाबू, उसका परिभाषा समझाए, 5 गो उदाहरण भी मारे। क्या की जरूरत है? कोई जरूरत उसमें नहीं। चलिए,
उसके बाद आपका है नाभिकीय विखंडन क्या है, इसका कोई एक उचित उदाहरण दें। आपका जो है प्रश्न नंबर 7, 7वां नंबर प्रश्न आपका है नाभिकीय विखंडन क्या है, इसका कोई एक उचित उदाहरण दे। क्या पूछा है? नाभिकीय विखंडन। और आपको इससे पहले क्या बताए थे? नाभिकीय संलयन के बारे में बताए थे। क्या बताए थे? नाभिकीय संलयन के बारे में बताए थे। और अभी आपको क्या बताएंगे? तो नाभिकीय विखंडन के बारे में आपको हम बताएंगे। किसके बारे में बताएंगे? तो नाभिकीय विखंडन के बारे में बताएंगे। तो सुनिएगा, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन कंफ्यूज जाएगा नहीं, क्योंकि बहुत लोग कंफ्यूज जाता है। क्या कंफ्यूज जाता है? कि नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन, उसको अंतर बुझाता है। अंतर बुझाइएगा। नाभिकीय संलयन मतलब होता है, सुनिएगा, समझिएगा, सुनिएगा और समझिएगा, ठीक है। हम कोई पढ़ के नहीं आते, डायरेक्ट आपके सामने आते हैं, कैमरे के सामने आते हैं। हम पढ़ते नहीं हैं, समझते हैं। जो आपको समझा रहे हैं वही हकीकत है, समझिए, ठीक है। चलिए समझिएगा कैसे अंतर बुझाते हैं, आपको समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए बोर्ड पर कभी लिखे नहीं है, ठीक है, तो लिख रहे हैं, थोड़ा सा राइटिंग गड़बड़ा रहा है। नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन, समझिएगा। नाभिकीय संलयन, संलयन तो जुड़ना, संलयन मतलब जुड़ना, जो आपस में जुड़ जाता हो, जो आपस में जुड़ता हो, उसे संलयन कहते हैं। सलनयन नाभिकीय संलयन, जो आपस में जुड़े। तो आपको अभी बताए थे क्वेश्चन नंबर 1 में बताए थे कि दो हल्के नाभिक आपस में मिलकर बड़ा नाभिक का निर्माण करता है, और उससे क्या होता है? उससे बहुत ही ज्यादा उष्मा निकलता है, उसी को नाभिकीय संलयन कहते हैं। तो आपको मालूम चला इसमें क्या हुआ कि दो नाभिकीय आपस में मिला, आगे समझ में, उसी को नाभिकीय संलयन कहेंगे। तो आपस में मिलना नाभिकीय संलयन। नाभिकीय विखंडन मतलब अलग करना, है ना, अलग करना, अलग हो गया। मान लीजिए कि इसमें से अलग करना है, इसको विखंडन हो गया। आधा भाग इधर, देखिएगा, आधा भाग इधर कट के निकल गया और आधा भाग इधर हो गया। विखंडन एकदम अलग कर देना है क्या? तो ना जो दो हल्के नाभिक को जब अलग कर दिया जाए, उसी को नाभिकीय विखंडन कहेंगे। फिर समझिए, अब हम समझाते हैं, आपके जो लिखा हुआ है समझाते हैं। नाभिकीय विखंडन वह प्रक्रम है जिसमें यूरेनियम 235 जैसे भारी परमाणु का अस्थायी नाभिक टूटकर मध्यम भार वाले दो नाभिक बना देता है तथा ऊर्जा की अति विशाल मात्रा उत्पन्न करता है। जो जब यूरेनियम 235 परमाणु पर धीमी गति वाले न्यूट्रॉन की बमबारी की जाती है, तो यूरेनियम का भारी नाभिक टूटकर दो माध्यम वाले परमाणु देखिए कितना लिख दिया है, परमाणु बेरिलियम 139 तथा क्रिप्टॉन 94 बना देता है तथा तीन न्यूट्रॉन भी निकालते हैं। यूरेनियम 235 के विखंडन के दौरान अति विशाल मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। पढ़ के आप भी जो है बुरा जाते हैं, है ना, किताब उधर और रजाई में घुस कर सो जाते हैं। कहाँ सो जाते हैं? समझे में आता है, की करे, माथा फोड़ला से दिमागों में लगता है, इतना लंबा चौड़ा लिख देता है, आपको समझ, आपका पल्ला नहीं पड़ेगा। समझाते हैं, समझिए, ठीक है। फिर समझाते हैं। अभी हम समझाए थे नाभिकीय संलयन मतलब दो हल्के नाभिक आपस में मिलना। नाभिकीय विखंडन मतलब एक बड़े नाभिक, एक बड़ा सा नाभिक, एक भारी नाभिक, समझिएगा। नाभिकीय विखंडन में क्या होगा? तो नाभिकीय विखंडन में जो है 235 जैसे भारी परमाणु का अस्थायी नाभिक टूटकर माध्यम, कहने मतलब यह है यूरेनियम कितना होगा, ये याद रखना है, ये आप जो है याद रखिएगा। यूरेनियम 235, ये आज आप रख लीजिएगा, नहीं तो जो है थोड़ा सा याद रखना जरूरी है। यूरेनियम 235 समझिएगा। अब समझाते हैं। ये क्या है? मान लीजिए ये आपका क्या है? तो ये आपका नाभिक है, एक बड़ा नाभिक है, एक आपका बड़ा नाभिक है। जब एक बड़ा नाभिक
जब एक बड़ा नाभिक दो नाभिक में जब टूट जाता है, जब एक बड़ा नाभिक जब दो नाभिकों में टूट जाता है, दो अलग अलग नाभिकों में टूट जाता है, तो 235 यूरेनियम बाहर निकलता है, 235 यूरेनियम बाहर निकलता है और इससे अति उच्च ऊर्जा निकलती है। इससे क्या निकलती है? तो अति उच्च ऊर्जा निकलती है। इसी को क्या कहते हैं? तो नाभ के विखंडन कहते हैं। उसमें नाभ के संलयन में क्या हो रहा था कि दो को आपस में मिल रहा था, दो हल्का नाभिक आपस में मिल रहा था। इसमें क्या एक बड़ा सा नाभिक, उसमें हल्का नाभिक, इसमें कैसा नाभिक, इसमें भारी नाभिक। यही सब याद रखना है। उसमें हल्का, इसमें भारी, उसमें हल्का, नाभ के संलयन में हल्का, नाभ के विखंडन में भारी, नाभ के संलयन में हल्का, नाभ के विखंडन में भारी। तो नाभ के विखंडन में भारी नाभिक, कितना नाभिक? तो एक, यही याद रखना। उसमें दो नाभिक, इसमें एक नाभिक। जब एक बड़ा नाभिक जब आपस में टूटता है तो उससे यूरेनियम कितना निकलता है? 235 यूरेनियम बाहर निकलता है और अति उच्च विभव, अति उच्च ऊर्जा प्रदान करती है। इसी को क्या कहते हैं? तो इसी को नाभ के विखंडन कहते हैं। विखंडन मतलब अलगाव होना, टूटना, बटना, है ना। चलिए हाँ, उदाहरण में पूछा है। नाभ के संलयन में उदाहरण आपको बताते हैं, उसको भी याद रखिएगा। क्या इतना भी याद नहीं रखिएगा? इतना भी तो आप याद रख सकते हैं। और नाभ के विखंडन का भी उदाहरण है, वो याद कर लीजिएगा, है ना। याद करना या ना करना आपके मर्जी, क्योंकि आप स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक हो। याद करो तो या ना करो, बात आपका। अगर आपको पास करना है तो याद कीजिए। चलिए लिखिए, दिखा देते हैं क्या है। कहां से आया नहीं आया इससे कोई मतलब आपको अभी नहीं लेना है। 235 ऊपर, 92 नीचे, ठीक है। यूरेनियम, यू से यूरेनियम प्लस 1 0 नीचे, 1 ऊपर 0 नीचे, एन नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय विखंडन 139 बटन दीजिएगा, ठीक है। 139 56 बेरिलियम 56 बेरिलियम 94 36 क्रिप्टॉन प्लस 3 1 0 एन 1 into 0 प्लस ऊर्जा की प्राप्ति होती है। देखिए क्या हुआ था, जब बड़ा नाभिक टूटा तो उससे यूरेनियम बाहर निकला, अब इसीलिए आपको उस वक्त हम नहीं समझा रहे थे कि क्या क्या बाहर निकला, इसलिए आपको सिर्फ यूरेनियम समझा रहे थे। अगर ज्यादा समझाने लगते तो आपको जो है वही काम करते, रजाई में आप घुस जाते। आप समझाते हैं, उससे क्या हो रहा था कि यूरेनियम बाहर निकला। अब यहाँ फॉर्मूला से याद करवाएंगे। जब बड़ा नाभिक टूटा, जब ये बड़ा नाभिक टूटा था तो इस समय क्या हुआ, जब बड़ा नाभिक टूटा दो बड़े बड़े नाभिक में जो है बट गया है। तो जब बड़ा नाभिक टूटा तो क्या क्या बाहर निकला, कौन कौन से गैसें बाहर निकली? तो यूरेनियम निकला, के से क्रिप्टन बाहर निकला और बी से बी मतलब बेरिलियम बाहर निकला। याद रखिएगा, जब एक बड़ा नाभिक जब टूटता है, जब आपस में टूटता है तो उससे यूरेनियम बाहर निकलता, यूरेनियम 235 बाहर निकलता है, बेरिलियम 139 बाहर निकलता है, क्रिप्टन जो है 94 बाहर निकलता है। उतना याद नहीं रखिएगा, सिर्फ याद रखिएगा यूरेनियम बाहर निकलता है, बेरिलियम बाहर निकलता है और क्रिप्टन बाहर निकलता है। इसी को क्या कहते हैं? तो नाभिकीय विखंडन कहते हैं। ठीक है, चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।